हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो ज्योग्राफी का एक नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुदाब पेटियाँ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वायुदाब पेटियाँ बनती है, पवन किस तरह से गति करता है। तो सबसे पहले जानते हैं पवन क्या होता है। तो जो हमारा वायु है, जब वायु में गति आ जाए तो वो पवन कहलाता है। पहला सबसे मोस्ट समझने वाली बात है कि वायु हर जगह है, जब उसमें गति आ जाए तो वो क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पवन गति क्यों करता है। तो इम्पोर्टेंट ये भी तो बात बन सकता है कि पवन जो है वो गति क्यों करता है। तो पवन गति करने के पीछे अगर हम देखें तो उसके लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक क्या है? एक हमारा है निम्न दाब होना, लो प्रेशर, और हाई प्रेशर का होना। एक बात और याद रखना है कि जो पवन होता है, निम्न दाब, इधर है उच्च दाब। पवन अगर गति करना है, पवन को अगर गति करना है तो ये दोनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होगा पवन गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पवन किसे गति करता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन गति करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन गति करता है। ये गति तभी करेगा जब ये दोनों बनेगा, उच्च दाब और निम्न दाब बनेंगे तभी तो पवन गति कर पाएगा। इसी बात को हम लोग समझते हैं कि टोटल कितने पवन दाब के एरिया, मतलब कि वायुमंडलीय दाब का कौन कौन सा जोन बनता है और कौन सा हाई प्रेशर है, कौन सा लो प्रेशर है। क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक लो प्रेशर नहीं रहेगा तब तक हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर गति नहीं करेगा और पवन फिर चलेगी नहीं। तो इसीलिए हम लोग इस बातों को आज समझते हैं। तभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा क्या है? पूरा पृथ्वी है और यहाँ से 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरता है और इसके ठीक ऊपर इसको हम लिख देते हैं 5 डिग्री, 5 डिग्री, और ये भी हमारा 5 डिग्री, और ये 10 डिग्री, और ये 10 डिग्री। तो ये जो हमारा विषुवत रेखा का, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी को, भूमि को बीचों बीच से काटता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। हम लोग अक्षांश और देशांतर के लिए एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताएंगे। अभी बस इतना जान लो कि पूरा पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा काटती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये वो जो भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा 0 से लेकर 90 तक ऊपर और 0 से लेकर हर 1 डिग्री पर 90 तक नीचे होता है। टोटल अक्षांश की संख्या 181 है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए टोटल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है तो वो 179 रहेगी। हम इस पर एक विस्तृत विवरण करके एक वीडियो बनाएंगे, उस पर सबको बात करेंगे। ये जो एरिया होता है, जो विषुवत रेखा का एरिया है, भूमध्य रेखा का, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है इस पे। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी होगा। क्या होगा? गर्मी होगा। और जब यहाँ पर गर्मी होगा तो यहाँ का टेम्परेचर, इस एरिया का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, इसके बीच का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। और जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा गैस होता है, जो वायु होता है, वो सघन से विरल में, मध्यम में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके बीच अणु टूटने लगते हैं, उनके बीच के अणु की जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ने लगता है और वो हल्का होने लगते हैं और ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। क्या होता है? गर्म करने पर जो वायु होता है वो टूटने लगता है, हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ जाता है, यानी सघन से विरल बन जाता है। जब यहाँ से वायु ऊपर की ओर उड़ जाएगा, यानी ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो यहाँ पर कौन सा एरिया कायम हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? लो प्रेशर का एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक। जब ये लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा, तभी हमने पढ़ा था कि उच्च यानी हाई प्रेशर वाले एरिया, जो हाई प्रेशर का हवा होता है वो किस ओर गति करता है? लो प्रेशर की ओर गति करता है। तो यहाँ जब जो ये उच्च दाब का क्षेत्र होगा, यहाँ से पवनें किस ओर आएगी? इस ओर पवनें आने लगेगी। ये ठंडा हवा होगा, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं ऊपर उठ चुकी है तो वहाँ खाली है। उस खाली स्थान को भरने के लिए क्या होगा? हवाएं आएंगी, जो किस ओर से आएगी? यहाँ तो लो के ऊपर चले गया है, ये हाई है तो यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर आएगी। और ये भी याद रखना, जब ये हवाएं यहाँ से इस तरह से यहाँ तक आएगी तो यहाँ तो 10 डिग्री में प्रवेश कर गई, यहाँ से हवाएं 10 डिग्री में प्रवेश कर गई, लेकिन
5 ही डिग्री यानी 10 डिग्री में कमजोर प्रवेश की और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 डिग्री पहुँचते पहुँचते ये हवाएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो ये हवाएं भी ऊपर की ओर उड़ जाती है। ये देखो ये हवाएं भी क्या हो गई, यहाँ तक तो आई, इधर से हवाएं हाई प्रेशर से हवाएं इधर तक आई, और ये हवाएं भी क्या होगी, इस बीच तक पहुंचने से पहले ही इतना गर्म हो जाएगा कि ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे वाला जो गोलार्ध होगा यानी दक्षिणी गोलार्ध होगा, उस पर क्या हो जाएगा, जब हवा यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी, दोनों हवाएं ऊपर की ओर चली जाएगी, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पवनें इधर कम गति कर पाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, शांत क्षेत्र। यहाँ से सीधा सवाल बन सकता है कि 0 डिग्री से 5 और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण की ओर या 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर की ओर कैसा क्षेत्र है, तो शांत वायु दाब का क्षेत्र है। क्यों है, तो आप लोग देख रहे हो हवा ऊपर की ओर उड़ जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे यहाँ सेंटर तक पहुँचे उससे पहले ही वो ऊपर की ओर निकल जाता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि डोलड्रम। डोलड्रम कहाँ पाया जाता है, इसी एरिया को बोलते हैं डोलड्रम। जो शांत क्षेत्र का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक शांत क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। ये देखो, और ये पूरा एरिया क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा एरिया में क्या होता है, निम्न दाब होता है, ठीक है, लो प्रेशर होता है। और उसके बीच में तो लो प्रेशर है तो इसको हाई प्रेशर से हवा आएंगे इसको भरने के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया गर्म हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शांत ही रह जाएगा। और इसी एरिया को क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। और उससे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि विषुवत रेखा में जो शांत जल का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि विषुवत रेखा के बीच में शांत जल के क्षेत्र क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। कितने से कितने अक्षांश के बीच होते हैं, तो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र क्या बोलते हैं, हम लोग डोलड्रम बोलते हैं। पूरे इस 0 डिग्री 10 और 0 डिग्री 10 दक्षिण, इस पूरे एरिया को जो कि लो प्रेशर का एरिया है, इसे बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब। इक्वेटर है, इक्वेटर के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा सूरज का किरणें यहाँ डायरेक्ट सीधी पड़ती है, तो ये गर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर निम्न दाब क्यों होता है। इसका कारण क्या था, निम्न दाब का मेन कारण क्या था, टेम्परेचर था। मेन कारण क्या था, टेम्परेचर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि विषुवतीय निम्न दाब का मेन रीजन क्या होता है, मेन कारण क्या होता है विषुवतीय निम्न दाब का। तो इसका मेन रीजन हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है, हाई टेम्परेचर। क्या होता है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ की सूर्य किरणें प्रत्यक्ष पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि जब यहाँ से हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, जब ये ऊपर की ओर जाती है तो फिर से ये ठंड हो जाती है। क्यों ठंडा हो जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर जो होता है वहाँ पर केवल और केवल सूर्य की किरणें पहुँचती है। गर्मी ऊपर कौन देता है, सिर्फ सूर्य की किरणें देगी। अगर हम देखें, अगर क्षोभमंडल में 6-7 किलोमीटर ऊपर अगर चले जाए तो वहाँ पर हमें ठंडा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर केवल ऊर्जा और तापमान का स्रोत सूरज होता है। जबकि हम अपनी धरातल पर देखें तो सूरज तो है ही, साथ में क्या है, हम लोग सब जितने भी ह्यूमन बॉडी है या जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। हम लोग सबका अपना एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बाहर हो रहा है, अंदर की सांसें बाहर अंदर हो रही है, उसके कारण हो रहा है। सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी, 15 डिग्री टेम्परेचर तो हमारा पृथ्वी से मिल जाता है। तो इस तरह से जो धरातल का क्षेत्र होता है वो गर्म हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजन भी हैं, लेकिन जब ऊपर की ओर जाते हैं तो बस एक ही रीजन से गर्म हो जाता है, और वो होता है सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें ज़्यादा गर्म नहीं कर पाता, इसीलिए ऊपर ठंडा होता है। तो जब ये पवनें ऊपर जाती है फिर क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाएगी, और ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर ये इधर गिरेगी और ये इधर गिरेगी। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उपोष्ण। उपोष्ण यहाँ पे मैंने लिखा है, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। अब यहाँ से ये पवनें उठती है, ठंडा होकर यहीं पर क्यों नहीं करती, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करते रहती है। जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो अगर मान लो इसको मैंने इसे उठाया और मैं चलते रहूँगा तो क्या मेरे सर पे गिरेगा क्या, अब इसे उठाया मैं 4 कदम आगे बढ़ जाऊँगा तो ये पीछे की ओर गिरेगा। इसी तरह होता है कि यहाँ ना गिर के ये 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण में, 30 डिग्री उत्तर में, 30 से 35 डिग्री उत्तर या फिर 30 से 35 डिग्री दक्षिण की ओर गिरता है। ये हमारे जो
ज्योग्राफी के जो महान महान लोग हुए, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया किस तरह से 30 से 35 के ऊपर ही गिरता है। तो जब ये 30 से 35 के ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर तो पहले से क्या था, हवा थी वहाँ पर, पहले से वहाँ पवन चल रहा था, ऊपर से और पवन आके गिर गया। पहले मान लो यहाँ पे हम अभी एक आदमी है और 4 आदमी और पढ़ाने के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा आ जाता है तो यहाँ पर लहरें चलने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है और ये हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। और चूंकि ये ठंडी हवाएं होती है तो ये भारी भी होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई टेम्परेचर का एरिया इसमें भी और हाई टेम्परेचर का एरिया इसमें भी, क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस है, दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध का 30 से 35 डिग्री का बीच का जो एरिया होता है वो हाई टेम्परेचर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और जब उच्च दाब का क्षेत्र होगा तो यहाँ से हवाएं गति करेगी किसकी ओर, निम्न दाब की ओर, तो ये यहाँ से इधर की ओर गति करेगा। अच्छा, गति का एरिया की दिशा क्या होगी उसके लिए हम बाद में भी नॉर्मल समझो, इधर और गति करेगा, ठीक है। और उधर ऊपर की ओर भी करेगा कि बीच में कुछ हवाएं ऊपर चली जाएगी, कुछ हवाएं नीचे की ओर आएगी, तो इधर भी गति करेगा। इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो ध्रुवीय एरिया होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमे हुए हैं। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ हवाएं कैसी होगी, ठंडी होगी। अब उधर से ये हवाएं भी इधर की ओर आ रही है और इधर से ये हवाएं इधर की ओर आ रही है, सारी हवाएं इधर से ये हवाएं जा रही है, इधर से ये हवाएं आ रही है और दोनों वहां पे जाके क्या होती है, एक दूसरे से टकरा के ऊपर की ओर उड़ जाती है। कैसे, इस तरह से टकराई और इस तरह से ऊपर की ओर उड़ गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, देखो मैंने लिखा है, ये तो हम अब समझ गए कि वायु का नीचे गिरना इसका रीजन होता है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र। ये कैसे बन रहा है उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वायु के अभिसरण के कारण। किसके कारण, वायु के अभिसरण के कारण। वायु गई, इधर से भी वायु जा रही है क्योंकि ये हाई बेल्ट बन गया था और ऊपर से ये भी हाई बेल्ट है, दोनों साइड से हवाएं आ रही है और बीच में जाके यहाँ पर टक्कर हो जाता है और ये दोनों अभिसरण कर जाता है और ये ऊपर की ओर उठ जाता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर सेम चीज यहां भी होगा, यहां से भी हवाएं आएगी इधर, यहां से भी हवाएं इधर की ओर जाएगी और यहां पर दोनों आगे क्या हो जाएगा, दोनों हवाओं का क्या हो जाएगा, अभिसरण हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। और जब टकराव होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगी, यहां पर लो बेल्ट कायम हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूरा समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये तो भाई ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा है, तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो लो प्रेशर रहता है। यहाँ पर ऊपर जाना, वायु का ऊपर जाना और फिर वायु का गिरना 30 से 35 डिग्री के बीच में, तो ये एक ही जगह ज़्यादा वायु जमा हो गया तो हाई प्रेशर बन गया। तो यहाँ से कुछ हवाएं इधर की ओर और कुछ हवाएं इधर की ओर चली। जो इधर की ओर आई वो तो विषुवत रेखा के पास आएगी, फिर से ऊपर की ओर चल जाएगी, परिसंचरण में और सर्कल में लग जाएगी। इधर से ये हवाएं ऊपर की ओर गई, ठंडी हवाएं नीचे की ओर जा रही थी, ये भी ठंडी, ये भी ठंडी, ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, दोनों आई कहाँ पर लग गई, यहाँ पर लो प्रेशर के पास। लो प्रेशर के बाद जब दोनों टकराई तो ऊपर की ओर चली गई, जिसके कारण इस लो प्रेशर का निर्माण हो गया। सेम चीज़ नीचे भी होगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं, ये तो हमारा वायुदाब, ये वायुदाब का जो पेटी है टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए टोटल, यहाँ लिखा है मैंने, टोटल 7 पेटियां हो गई। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर टोटल कितने वायुदाब पेटियां पाई जाती है, आंसर होना चाहिए 7। अब इससे भी यूपीएससी में 1-2 बार इसमें बड़ा भयानक क्वेश्चन पूछा है। वो क्या करता है, वो आपको पूछ देगा कि इसमें से किसका कारण वायु के नीचे की ओर गिरना है। अगर पूछ देगा कि 30 से 35 डिग्री के बीच जो हाई प्रेशर है वो किसके कारण होता है, तो वायु का नीचे गिरने के कारण। यहाँ का वायु ऊपर उठी थी गर्म से, फिर ठंडा होकर नीचे गिर गई थी। तो ये भी याद है। इसको उपोष्ण, अगर पूछ देगा उपोष्ण जो उच्च दाब का क्षेत्र है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ मैंने लिखा है वायु के गिरने के कारण होता है। यहाँ पर पूछ देगा तो अभिसरण करने, इधर की वायु आ रही, इधर की वायु आ रही, टकरा गई, ऊपर की ओर चली गई, तो अभिसरण के कारण। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर। तो 3 का रीजन तो क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो मैंने यहाँ लिखा है ताप, 3 के 3 ताप के कारण, ये भी ताप के कारण, ये भी ताप के कारण, ये भी ताप के कारण। ये हाई टेम्परेचर के कारण हवा उड़ गई, यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर के कारण हाई बेल्ट कायम हो गया। तो ये तीनों का रीजन क्या है, कम से कम 2 का रीजन कम तापमान, 1 का रीजन हाई टेम्परेचर। इस 2 का रीजन क्या है, इसका और इसका। ये 2 का रीजन क्या है, वायु का नीचे की ओर गिरना या उतरना।
अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र ये हो गया, उपध्रुवीय क्षेत्र ये हो गया, इसका रीजन क्या है बहुधाप पेटी के निर्माण का, तो हम लोग जानते हैं अभिसरण, इधर की वायु भाई टकरा गई, जब कुछ टकराता है तो ऊपर की ओर जाता है। जैसे अंगारा लैंड और अपना जो हिमालय वाला एरिया है जो कभी 33 सागर हुआ करता था, तो जब ये दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टकराया तो क्या हुआ, ऊपर की ओर हिमालय का निर्माण हो गया। उसी तरह ये हवाएं जब अभिसरण करती है तो ऊपर की ओर उड़ जाती है और नीचे धरातल पर क्या हो जाता है, लो बेल्ट कायम हो जाता है। अब देखो क्या होता है, एक चीज और बता दें आपसे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वाले एरिया को बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश क्या होता है? अश्व अक्षांश ये एरिया जो होता है दक्षिणी भारत, दक्षिणी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव का जो ये एरिया होता है, ये इस एरिया को उत्तरी ध्रुव का भी ले सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, तो समुद्र में क्या हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा हवाएं हो जाएगी समुद्र में, बहुत ज़्यादा वेग आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वो समुद्र गति करने लगेगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल होता है समुद्र के इस एरिया में। क्योंकि इस एरिया में अगर देखें तो यहाँ थोड़ा घर या बहुत ज़्यादा महादेश ज़्यादातर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में ज़्यादातर क्या है, समुद्र है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब घर और या फिर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ है, तो हवा का वेग को थोड़ा क्या कर देता है, स्लो कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर समुद्र है, तो समुद्र में तो हवा को रोकने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लहर चलता है, तो यहाँ के क्या जल में बहुत ज़्यादा वेग होता है। तो बोला जाता है कि एक बार एक व्यापारी था और वो बहुत सारे घोड़े और उसके सामान लेके जा रहे थे, तो जब इस एरिया में वो घुसता है, यानी 30 से 35 डिग्री जिसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जब वो आता है तो क्या होता है कि उसकी नाव बहुत ज़्यादा हलचल करने लगते। तो उस समय मिडिवल एज का बात करें, मध्यकालीन भारत का बात, मध्यकालीन विश्व का बात है, तो उस समय बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हलचल हो गया। उसमें तो पुरानी तरीके के नाव हुआ करते थे, वो जो कपड़ा बांधा हुआ होता था वो वाला, तो वो नाव क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हलचल के कारण उसे लगा कि अब तो हम गए, डूबने वाला है नाव। तो वो क्या करता है, पहले सारा सामान फेंक देता है, फिर उसने घोड़ों को भी फेंक दिया और फिर वो किसी तरह इस एरिया से बाहर की ओर आया। और बकलोल को पता नहीं था कि उसमें, किसी को पता नहीं था, बाद में साइंस इतना प्रोग्रेस किया, उसको पता ही नहीं था ये जो एरिया होता है ना, इसमें बस बहुत ज़्यादा हलचल होता है, इसके इधर भी आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इसके इधर भी आता तो ठीक हो जाता। तो वो जब किसी तरह इस एरिया से बाहर निकला तो फिर शांत हो गया, क्योंकि इस एरिया में वो अपना सारा घोड़ा उड़ा फेंक आया था, इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अश्व अक्षांश कहाँ स्थित है, तो याद रखना है 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को अश्व अक्षांश बोलते हैं। इस एरिया का भी सेम कहानी है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो अश्व वाला घटना घटी थी वो इस एरिया में घटी थी, ऐसे दोनों को अश्व अक्षांश आप मान सकते हैं। ठीक है, 30 से 35 के बीच क्या होता है, अश्व अक्षांश कहलाता है। डोलड्रम समझ गए, वायुदाब पेटियां समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे इस वायुदाब पेटियों में हवा किस ओर चलता है और कौन कौन सी पवन चलती है, इतना आप समझ गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पवन के बारे में। ठीक है, तो पवन के बारे में इससे पहले मैंने बताया कि पवन क्या है, वायु में जब गति आ जाए तो वो पवन कहलाता है। और पवन तभी होगा, यानी वायु में गति तभी आएगी जब निम्न दाब और उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। और निम्न दाब और उच्च दाब की कितनी पेटियां बनती है ये मैंने बताया, 7 पेटियां बनती है ये सब। तो बात करते हैं कौन कौन सी पवन है। तो पवनों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सन्मार्गी, प्रचलित या भूतापीय। इसको सन्मार्गी या प्रचलित या भूतापीय इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, देखो परमानेंट होता है। ठीक है, ये पवने जो होंगे कैसा होंगे, परमानेंट होगा, हर एक बेल्ट में चलते रहता है और सालों भर चलता है, कोई इसमें मौसम का परिवर्तन नहीं करता। कौन कौन सा आएगा, व्यापारिक पवने हो जाएगी, पछुआ पवने हो जाएगी और ध्रुवीय पवन इसमें आएगा। दूसरा बात करें हम लोग मौसमी पवन का, जो मौसम में आता है, जैसे हम लोग के यहाँ मानसून एक मौसम में आता है, जुलाई से स्टार्ट होता है, जून से स्टार्ट होता है। उसी तरह जो समीर है वो भी मौसम के अनुसार दिन रात में चेंज हो जाता है। तीसरा बात करें हम लोग स्थलीय पवन का। स्थलीय पवन अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं। मान लो कि गर्मी का सीजन है, उत्तर भारत में उसको क्या बोलते हैं, वहाँ का लोकल स्थानीय भाषा में लू बोलते हैं। बंगाल चले जाओ काल बैसाखी बोलते हैं। इस तरह के स्थल के अनुसार जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थलीय पवन कहलाते हैं। अमेरिका में गर्म हवाएं जिसको चिनूक बोलते हैं, सिराको है, बहुत कुछ है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, सन्मार्गी, प्रचलित या भूमंडलीय पवन के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं
यहाँ से यहाँ के बीच में, इस बीच में कौन सा पवन चलता है? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, इधर भी व्यापारिक पवन। तो पहला सवाल तो आपसे यही हो जाएगा कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलने वाले उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा पवन कहलाएगा? व्यापारिक पवन। तो 30 से 35 डिग्री से इस ओर ही गति करेगा। इस बीच के पवन को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर की ओर और विषुवत रेखा से 30 से 35 इस दक्षिण के भाग में कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। इससे पहले हम लोग हाई बेल्ट लो बेल्ट के बारे में बात किए हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा इसकी गति क्या होगी। तो बस अभी आप इतना याद रखो कि इस एरिया में जो पवन चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं। यहाँ पर डोलड्रम यानी शांत पवन चलता है। अब बात करते हैं इस एरिया में। इस एरिया में जो पवन चलता है उसको पछुआ पवन बोलते हैं। कौन सा? पछुआ पवन। पछुआ पवन इस ओर चलेगा पछुआ पवन। इसके दिशा के बारे में अभी आगे जानेंगे, अभी बस इतना जानो कि ऊपर की ओर चलता है। यहाँ से ये नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है। और ये पवन किधर चलेगा? ये नीचे की ओर आएगा और यहाँ से पवन जाएगा ऊपर की ओर और यहाँ जाएगा ऊपर की ओर। यहाँ पर जो पवन चलता है उसको ध्रुवीय पवन या ध्रुवीय या पूर्वा बोल सकते हैं। पूर्वा हवा चलता है, ठंडा ठंडा, तो पुराने दर्द कबर जाते हैं शरीर के। ये पूर्वा पवन है। यहाँ भी सेम होगा पूर्वा पवन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? पछुआ पवन। तो पहले तो आप ये याद कर लो कि किस एरिया में कौन सा पवन चलता है। तो 0 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री यानी उपोष्ण उच्च दाब के बीच में जो पवन चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यापारिक पवनें कहलाते हैं। 0 डिग्री तक तो नहीं पहुंचता, मुख्य रूप से मान के चलो तो ये यहीं 5 डिग्री तक आ पाता है। तो 30 से 35 और 5 के बीच में चलने वाली व्यापारिक पवनें। 0 डिग्री तो शांत पवन का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से हाई टेम्परेचर होने से हवा ऊपर की ओर निकल जाती है। तो डोलड्रम का एरिया ये तो शांत जल होगा। इसे एक चीज और याद रखना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से भी इस एरिया को जाना जाता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग पछुआ पवन का। पछुआ पवन कहां से कहां? 30 से 35 डिग्री के बीच और 60 से 65 डिग्री यानी उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब के बीच में जो पवन चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग पछुआ पवन। ठीक है, यहां से इस ओर चले गई। अब यहां से आएगा ध्रुवीय उच्च से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाएगी? ध्रुवीय या पूर्वी पवन कहलाएगी। ठीक है, उपोष्ण उच्च से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाएगी? पछुआ पवन कहलाएगी। यहाँ पर बात करें तो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाएगी? व्यापारिक पवनें कहलाएगी। सेम चीज इधर भी फॉलो होगा कि उपोष्ण उच्च दक्षिणी गोलार्ध में से उपोष्ण उच्च दाब के दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाता है? व्यापारिक पवन कहलाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाएगा? व्यापारिक पवनें कहलाएगी। ठीक है, ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी पूर्वा पवन या ध्रुवीय पवन कहलाएगी। ये तो आपको बता दिए कौन सी पवनें कहाँ चलती है। अब इससे सवाल, ये सवाल तो आप बना दोगे कौन पवनें कहाँ चल रही है, कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में किस ओर चल रही है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाई बेल्ट लो बेल्ट को पकड़ो और हमेशा याद रखना है हाई बेल्ट से लो बेल्ट की ओर पवनें गति करती है। अब इन पवनों का दिशा क्या होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ का बात करते हैं। तो एक नियम याद कर लो, फेरल का नियम। फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल का नियम जो है पहली बार उन्होंने ही बताया पवन की दिशा के बारे में। उन्होंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या होता है? वो दाईं ओर झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशाएं फेरल के अनुसार दाईं ओर झुका रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशाएं फेरल के अनुसार बाईं ओर मुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। अभी हम बात कर रहे थे व्यापारिक पवनों का, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना था और यहाँ से पवनें नीचे की ओर आ रही थी। ठीक है, अब इसकी दिशा इधर होगी या उधर, इसके बारे में किसने बताया? फेरल ने बताया। कैसे बताया? देखो,
अभी हमने बात किया कि नीचे की ओर आ रही है, इस तरह से हम सर करके खड़े हो गए, मुंह नीचे है हमारा, अब नीचे की ओर है और बोला किस ओर होगा, दाईं ओर होगा। फेरल क्या बोला था, दाईं ओर होगा। तो देखो दाईं ओर कैसे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इस तरह से दाईं ओर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दाईं ओर। व्यापारिक पब में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ के चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या बोला था, बाईं ओर। क्या बोला था फेरल जी कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जाएगा। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो सर किधर है, ऊपर की ओर। यहाँ सर नीचे की ओर था, यहाँ सर ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर सर करके खड़ा हो जाओ और हमारा बायां क्या होगा, ये होगा हमारा बायां। तो यहाँ पर ये हवाएं किस तरह से चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, बाईं ओर झुक के चल रही है। अब बात करेंगे कि इसको अगर हम लोग को पूछ दिया जाए एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे, किस ओर से किस ओर। इस देखो इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ पीछे रख दो, ये इसको यहाँ पे, तो फेरल का नियम था। यहाँ पर एक ये वाला बना लो, ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, पूरब, पूर्व, और ये होता है पश्चिम। अब इसको यहां से उठाओ और इस पे रख दो, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की गति किधर होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये आपसे इस तरह सवाल पूछ दे कि उपोष्ण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर आने वाले पवनों का गति किधर होता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो भी आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो यहां से आपको उठा के यहां इसको रखना होगा, इसको हटा दो, इसको उठा के इस तरह से रखोगे, इस तरह से जाएगा ये। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की गति दिशा, समझ गए। अब सेम चीज इधर देखते हैं पछुआ पवन के बारे में। तो यहां पर भी देखो, इधर क्या था, ये हाई बेल्ट का क्षेत्र है, और इस हाई बेल्ट से उच्च दाब से हवा किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर जाएगी उसकी दिशा फेरल बोले थे क्या, थोड़ा सा दाईं ओर होगा। तब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर मुंह करके इस तरह से खड़े हो जाओ, हमारा दाएं क्या इधर है, तो हवाएं इस तरह से गति करेगी। सेम चीज इधर, हम मुंह नीचे करके खड़े हो जाते हैं, हमारा बायां इधर हो जाता है, क्योंकि यहाँ नीचे की ओर गति कर रही थी, तो मुंह नीचे इधर, तो किधर हो जाएगी पग में, देखो इस तरह से हो जाएगा। अब इस चीज को यहां रखो, इसको पछुआ पवन की गति अगर पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध में तो याद रखिए इस तरह से, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पछुआ पवन कहां चलेगा, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछ लिया जाए तो इसको उठा के यहां रख दो, ये रहा। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में। सेम चीज इधर भी हो जाएगा। ध्रुवीय पवन था, ऊपर से आ रही थी नीचे की ओर, ध्रुवीय पवन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो हम फिर मुंह नीचे करके खड़ा हो जाएंगे, हमारा दायां इधर साइड हो जाएगा, तो फिर ये इस ओर गति करेगा, इस ओर। अगर इधर देखोगे तो फिर उसी चीज को आप देखो, यहाँ क्या हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, मुंह ऊपर करके बाईं ओर देखोगे तो इधर साइड हो जाएगा, ये देखो। फिर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस जो ध्रुवीय या पूर्वा पवन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध को रख दो यहाँ पे, इसको उठाओ इस तरह से रख दो, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अगर पूछ लिया जाए इसके बारे में उत्तरी गोलार्ध में पूर्वा पवन किस दिशा में चलती है, तो इसे उठाओ यहाँ पर रख दो, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और एक चीज गौर करो, तो ये दोनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, और ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों भी मैच कर रहा है। तो एग्जाम में आप इतना कुछ तो नहीं बना पाओगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक इस तरह से निकाल सकते हो। हमने एग्जाम में फटाक से एक गोला बनाना है पृथ्वी का, बीच से विषुवत रेखा डाल देना, उसके बगल से उपोष्ण, उसके उपध्रुवीय और ये ध्रुवीय, यहाँ पर भी उपोष्ण, उपध्रुवीय और ये ध्रुवीय, और ये 0 डिग्री है।
तो यहाँ से बस एक लाइन इस तरह से बनाओ, यहाँ पर तीर बनाओ, यहाँ पर तीर के पीछे इस तरह से निकल आता है वो बना दो, इधर से भी वही चीज करो, यहाँ भी तीर बना दो। समझ गए? अब देखो ये जो पवने होगी, पूर्वा पवने जो यहाँ पे निकलेगा, ये वाला जो रहेगा, ये और ये दोनों मैच करता है, तो यहाँ पे ये तीर इसी ओर मैच कर रहा है ना, एक बस बीच में उल्टा होता है। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में निकाल सकते हो कि यहाँ पर बनाए बस ये बीच वाला उल्टा होता है, और फिर एक ये वाला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला बनाओ, इसको उठा के रखो, ये नीचे की ओर इस तरह कर दो। देखो यहाँ से यहाँ अगर इसमें देखो तो किस ओर है, नीचे की ओर, बाकी इसमें ऊपर की ओर है। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में कर सकते हो। अब फिर से एक बार याद कर लो, एक चीज और याद कर, देखो हमेशा बेल्ट चेंज होते रहता है, लगातार कोई बेल्ट रिपीट नहीं करता है। लो बेल्ट था, निम्न दाब, फिर उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब। इधर भी देखो, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पूर्वा पवने। तो इस तरह से एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन बनेंगे और आप इसको सॉल्व कर पाओ। अब हम लोग बात करें, चलो बॉयज बोटल करके एक ज्योग्राफी के क्या बोले एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जो नियम दिया वो बोला, अभी हमने बात करता फेरब लगी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवाएं चलेगी। अब मान लो हम यहाँ पे खड़े हो गए इस तरह से, तो हवाएं किस ओर प्रेशर लगाएगा? उत्तर की ओर, दाईं ओर प्रेशर लगाएगा। अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाए तो हवाएं इस ओर प्रेशर लगाएगा। तो बॉयज बोटल जो थे यही बताए कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर प्रेशर लगाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ पे खड़ा है तो हवाएं किधर, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और पीछे से हवाएं लग रहा है, तो पीछे से हवा हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर करेगा। तो ये तो बस फेरल का नियम था, फेरल दिशा बता रहा था और बॉयज बोटल क्या बोले? प्रेशर को बता दी। अब एक चीज और, कॉरियोलिस बल भी आपको समझना होगा कि हवा की दिशा में कॉरियोलिस बल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसमें एक कोणीय वेग होता है, जिसके कारण कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अब इसको ऐसे समझो, ये थाली में अगर पानी लेकर आप इस तरह से घूम जाओ तो पानी क्या होगा? झटके से बाहर निकलेगा। तो वही उसी तरह कॉरियोलिस बल भी काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके परिसंच सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मौसमी पवन और स्थलीय पवन के बारे में देखेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं कोस। कोस क्या होता है? हम लोग बात कर रहे हैं वायु परिसंचरण में। किसका? वायु परिसंचरण का। वायु परिसंचरण इन्हीं तरह से वायु किस तरह से सर्कल करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए व्यापारिक पवनों की गति उति सब देख लिए, लो बेल्ट हाई बेल्ट सब देख लिए। अब यहाँ पर ये जो है पवने पहले धरातल पे चल रही है, दाईं ओर झुक के, यहाँ दाईं ओर नहीं दिख रहा होगा, हम बस समझाने के लिए बनाए आपको। तो धरातल पे चल रही है, तो धरातल को क्या बोलेंगे? धरातलीय बोल देंगे, धरातलीय। उसके बाद क्या हो? धरातलीय पवने हो गए। उसके बाद वो ऊपर की ओर उठेगा, यहां से वो ऊपर की ओर उठ रहा है तो उठती पवने, उठती पवन। अब यहां पर ऊपर की ओर चल रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? ऊपरी पवन, ऊपरी पवन। और फिर नीचे की ओर गिर रहा है, इसको बोलेंगे के उतरती पवन, उतरती पवन। ये चार कोस होता है, साइकिल होता है वायु का। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इसको बोलते हैं, सेम चीज इधर भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम चीज रिपीट होगा। तो इसे बोलते हैं हेटली। क्या बोलते हैं? हेटली कोस बोलते हैं। याद रखिएगा, जो उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर जो पवन चलती है, वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसे क्या बोलते हैं? हेटली कोस बोलते हैं। अगर वो पूछ लिया जाए आपको उपोष्ण वाला, ये उपोष्ण उच्च से उधर में निम्न दाब की ओर चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरल कोस बोलते हैं। और अगर पोलर पूछ ले तो ये देखिए, ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर जो पवने चलती है उसे पोलर कोस कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्यापारिक पवन किस कोस में? हेटली कोस में। पछुआ पवन किस कोस में? फेरल कोस में। पोलर किस कोस में? तो वो तो पूर्वा पवन या ध्रुवीय पवन, वो पोलर कोस में आ जाता है। सेम चीज आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये व्यापारिक है तो हेटली, ये
पछुआ है तो आपका हो जाएगा फेरल, और ये क्या है उपध्रुवीय है, ये आपको ध्रुवीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पोलर, पूर्वा पवन इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपको पोलर। सेम चीज हो जाएगा यहाँ पे। तो वायु परिसंचरण भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मौसमी और मानसूनी समीर सब के बारे में बात करते हैं। पहले तो मानसून समझ लो, मानसून के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें मानसून के बारे में सारा बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं समीर के बारे में। अक्सर एग्जाम से यहां से क्वेश्चन बनते हैं समीर के बारे में। एक होता है, सबसे पहले हम लोग हैं समुद्री समीर, समुद्री समीर, और एक होता है स्थलीय समीर। स्थलीय समीर जो हवाएं जहां से उठती है उसको वही नाम दे दिया जाता है। इसे देखिए, पूर्वा से उठेगी पूर्वा पवने, पश्चिम से उठेगी पश्चिम पवने। अगर बोलेंगे उपोष्ण उच्च दाब से आ रही है तो उपोष्ण उच्च दाब की पवने, निम्न दाब की ओर आ रही है, यहां से भी ऊपर की ओर जा रही है, पोलर से जाएगी तो पोलर से जा रही है तो पोलर पवने, ध्रुवीय पवने, इस तरह से करते हैं। तो जहां से आती है वही नाम दे देते हैं। कोई चाइना से आ रहा है तो चाइनीज बोलते हैं, कोई रसिया से आता है रसियन बोलते हैं। उसी तरह समुद्र से हवाएं जब स्थल की ओर आती है, कहां से आ रही है समुद्र से, समुद्र से आ रही है, किधर आ रही है स्थल की ओर आ रही है, तो समुद्र से स्थल की ओर आने वाली पवनों को समुद्री समीर बोलते हैं, और स्थल से समुद्र की ओर जाने वाली पवनों को स्थल समीर बोलते हैं। अब ये सवाल तो आप समझ गए, क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से मार दोगे कि समुद्र से स्थल की ओर आ रहा है कौन सा समीर, समुद्री समीर, कहीं जहां से आ रहा है वही नाम पड़ता है। लेकिन पूछेगा दिन में कौन सा समीर चलता है और रात में कौन सा समीर चलता है, तो आइए समझते हैं कैसे इसका हम लोग को आंसर करना होगा। ये हमारा स्थल भाग है और यहां से आ गया हमारा समुद्र। यहां दिन का समय है और सूरज पूरा एकदम चमक रहा है, जलाने का मूड में है आज। दिन का समय है, सूरज है, और ये हम बात कर रहे हैं किसका, अभी हम लोग बात कर लेते हैं समुद्री समीर का। समुद्र और पृथ्वी यानी स्थल है, तो स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जो भी ठोस है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि अगर पानी की बात करें तो उसे गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो दिन का समय है, इसके तुलना में स्थल क्या हो गया, ज्यादा गर्म हो गया। जब ये गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तो वायु क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चल देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, निम्न बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और यहाँ इसके तुलना में ये तो अभी उतना गर्म नहीं है, ये इसकी तुलना में कम है, तो यहाँ के उच्च हवाएं जो है, उच्च दाब वाले हवाएं, ये इसे भरने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा। तो दिन के समय समुद्री समीर चलता है समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि स्थल गर्म होता है, वहां की पवनें ऊपर उठ जाती है, उसको भरने के लिए समुद्र से आने वाली हवाएं उसको भरती है, इसको समुद्री समीर बोलते हैं। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं, इसको स्थल समीर कर देते हैं। क्या स्थल। अब देखो क्या होगा, अब रात हो गया, सूरज खत्म, रात। यहाँ उच्च, अब देखो अभी बताए थे कि पानी क्या होता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है और गर्म होने में भी टाइम लगता है। अभी पानी हल्का गर्म ही है, लेकिन सूर्य जब अस्त हो चुका है तो हमारा स्थल भाग क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, स्थल भाग ठंडा हो जाएगा इसकी तुलना में, इससे ज्यादा ठंडा हो जाएगा, पहले ठंडा हो जाएगा, जबकि गर्म होने में ये ज्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लेता है, जबकि ये जो स्थल वाला भाग है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये जल्दी ठंडा हो गया इसकी तुलना में, और यहाँ अभी क्या है, ये अभी गर्म ही है, और यहाँ कैसा है, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है, और चूंकि ये अब ठंडा हो चुका है तो यहाँ उच्च दाब बन जाएगा, यहाँ से निम्न दाब बना, हवा ऊपर की ओर चला गया है, और यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया, इसे भरने के लिए इधर से आएगा। तो ये कहलाता है हमारा स्थल समीर। स्थल से समुद्र की ओर ये घटना रात में घटित होती है। स्थल समीर जो बनेगा वो रात में, समुद्री समीर जो बनेगा वो दिन में। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। अरे आप ऐसे भी इसको समझो कि जब हम लोग दिन में पानी के किनारे जाते हैं घूमने फिरने, तो वहां पर पवने देखना आपके चेहरे पर आते हैं, हवाएं, क्या कि इधर स्थल वाले भाग गर्म होते हैं, पानी वाले भाग ठंडा होते हैं, तो वहां पर अच्छा लगता है। लेकिन रात को जब आप उसी किनारे बैठोगे समुद्र के किनारे, तो आपको हल्का गर्मी फील होता है, क्योंकि उस समय इधर की पवने उधर जा रही होती है,
इसीलिए लोग दिन में समुद्र किनारे बैठते हैं, हवाएं ठंडी ठंडी खाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पर्वतीय समीर और घाटी समीर के बारे में। पर्वत समीर और घाटी समीर। पहले बात कर लेते हैं हम लोग घाटी समीर के बारे में। ये पर्वत है, दो पर्वतों के बीच बड़ा सा क्षेत्र, जहाँ 2-4 गांव बच जाए उसे घाटी बोलते हैं, और कम क्षेत्र रहेगा तो उसे दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। ये बड़ा सा क्षेत्र घाटी है, यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ है। अब सूर्य दिन का समय है तो ये पार्ट जल्दी हीट होगा, ऊपर है, ऊंचाई पे है, सूर्य की किरणें पड़ रही है डायरेक्ट, और ये पार्ट हो जाएगा गर्म, और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ की हवाएं ऊपर चल जाएगी, और ये इसकी तुलना में ये अभी कम रहेगा, इसकी तुलना में ये ठंडा रहेगा। यहाँ की हवाएं उच्च दाब रहेगी, यहाँ से ये इसको भरने चला जाएगा, यहाँ से इधर भरने चला जाएगा। तो अगर दिन की बात करें तो घाटी से पर्वत की ओर, तो घाटी जहां से उदम हो रहा है, घाटी से उदम हो रहा है, किधर जा रहा है, पर्वत की ओर, तो घाटी से पर्वत की ओर जाती है कब, दिन में। कौन सा, घाटी समीर, समझिए। अब बात करते हैं हम लोग पर्वत समीर के बारे में। रात में एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात कर लें, अब रात का बात करें तो रात में ये एरिया जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठोस जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता है। तो पहाड़ी एरिया, ये ऊपर वाला एरिया, ऊपर हाइट पे इसे भी ठंडा हो जाएगा, सूर्य किरणें नहीं रहेगी तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। हिमालय से में तो बर्फ जम जाता है। ये एरिया ठंडा हो गया, लेकिन इसे टाइम लगेगा ठंडा होने में, जैसे समुद्र को लग रहा था, इसकी तुलना में इसके टाइम लगेगा। तो अब हवाएं, यहाँ पर निम्न दाब रहेगा, इधर उच्च दाब बन जाएगा, तो अब हवाएं इस ओर आएगी। तो रात में क्या होता है, पर्वत समीर चलता है, यानी पर्वत से घाटियों की ओर। दिन में घाटी समीर चलता है, घाटियों से पर्वत की ओर। आप ऐसे भी सोचो कि अगर आप दोपहर में पर्वत पे जाओगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि सूरज डायरेक्ट पड़ता है वहां पे, वहां निम्न बेल्ट हो जाता है, पवनें गायब हो जाती है। और अगर घाटी में उस समय छाया क्षेत्र रहता है, सूर्य किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, उतना टेम्परेचर नहीं होता, तो घाटी उस समय ठीक रहता है। रात में जब आप हिल पे जाओगे तो आपको वहां पर ज्यादा ठंडा फील होगा, जबकि घाटी में उस समय गर्म रहता है। तो वहां की हवाएं, ये तो हम जानते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है, तो उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर आएगी। ये आप समझ गए होंगे। अब स्थलीय के बारे में बता दे तो बताई थी, स्थलीय जो पवन होते हैं उसमें क्या होता है, वो 2 प्रकार होते हैं, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। जिसे हम लोग भारत में बोलते हैं, कोई उत्तर भारत में देखो ठंडे के दिन में जो ठंडी हवा चलती है, मतलब शीतलहरी चल रही है, कि लोकल भाषा में बोल देते हैं, तो वो लोकल में क्या हो गया, शीतलहरी हो गया। गर्म की बात करें तो उत्तर भारत में लू चलता है, और थोड़ा दूर चेंज करके बंगाल चल जाओ तो काल बैसाखी काल आता है। और अगर आप चिनुक का बात करो, अमेरिका चले जाओ तो वहां का गर्म हवा को चिनुक बोलते हैं। तो ये स्थान के अनुसार जो हवाओं का नाम रख दिया जाता है, तो उसे स्थानीय पवन कहते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम होता है। आप समझ गए ये सब। अब बात करते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो हमारा होता है वो क्षोभ मंडल के 8 से 12 किलोमीटर के बीच में, यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम चलता है। होता क्या, देखो, जब यहाँ से हवाएं, जहां भी लो बेल्ट है वहां से हवाएं ऊपर की ओर चली जाती है, और ऊपर की ओर जब जाती है तो फिर क्या होता है, ठंडी हो जाती है, फिर उसमें क्या आ जाता है, बेग आ जाता है। तो 8 से 12 किलोमीटर बीच के क्षोभ मंडल के क्षेत्र में एक तेज हवाएं चलती रहती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये इतना तेज होता है, इसका स्पीड होता है 240 किलोमीटर प्रति आवर। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में 8 से 12 किलोमीटर के बीच वाला एरिया में ये चलता है। इसकी खोज कब हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, कैसे खोज हुई बता देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अच्छा इसकी एक चीज और पहले लिखी, वो होती है इसकी दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जेट स्ट्रीम भी पृथ्वी के सापेक्ष चलती है। कैसे, पृथ्वी के सापेक्ष। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे देगा कि जेट स्ट्रीम किधर चलती है, याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है जेट स्ट्रीम। स्पीड कितनी होती है, 240 किलोमीटर प्रति आवर।
कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में 8 से 12 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसकी खोज कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ यूं कि अमेरिकी एयरफोर्स आ रही थी अपने वायुयान के साथ, और वो पकड़ा गई किसमें? जेट स्ट्रीम 8 से 12 किलोमीटर वाला क्षेत्र में आ गई वो क्षोभ मंडल का, और जेट स्ट्रीम इस दिशा में चल रही थी, वो विपरीत दिशा में आ रहा था। अब वायुयान की चाल ही थी 250 किलोमीटर प्रति आवर, वायुयान की चाल ही इतना ही होती है, और इधर से 240 किलोमीटर स्पीड से तेज हवाएं, और जब दो इधर से ये उधर से टकराया तो क्या हुआ? इसकी स्पीड को ये स्लो कर दिया। अब उसका जो वायुयान था अमेरिकी एयरफोर्स का, वो चल ही नहीं पा रहा था, बहुत स्लो हो गया था। तो उन लोगों को लग रहा था कि जापान द्वारा कुछ 3-5 किया गया यहाँ पे, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चला कि ये तो एक पवन की पट्टी थी जिसके बीच में हम लोग फंस गए थे। तो पवन की पट्टी थी जिसके बीच में हम लोग फंस गए थे। तो यहां से खोज हो गया किसका? जेट स्ट्रीम का। अब ये चलता किस तरह से? तो इस तरह से चलता है, इसकी गति इस तरह से होती है, इसे बोलते हैं सरिता की तरह चलना। सरिता मतलब नदी, नदियों की तरह चलती है। इससे एक और क्वेश्चन आता है, वो है कि अब इसका जो आयाम होता है, क्या बोले? आयाम। इसका आयाम जो होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी एक बार इतना उठेगा, इतना ऊपर गया और इतना ही नीचे भी जाएगा। 20 से 20 एक रेखा खींच देते हैं। ये आयाम इसका बहुत ज्यादा होता है, 6500 किलोमीटर होता है। इसीलिए पूरे पृथ्वी पे एक समय में 7 से ज्यादा जेट स्ट्रीम के आयाम नहीं बन पाते। इतना 6500 किलोमीटर इतना बड़ा आयाम बनाता है, इतना ऊंचा जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो या आयाम याद रखना कितना होता है? 6500 किलोमीटर होता है, सरिता की तरह चलता है। तो ये जेट स्ट्रीम का पूरा हो गया। अब जेट स्ट्रीम के हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को देखें, इसका क्या स्टेज होता है और किस तरह जीवन के लिए, पृथ्वी पे जीवन के लिए जेट स्ट्रीम का इंपोर्टेंट है। वैसे मानसून लाने के लिए भी भारत में यह पछुआ जो विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसको लाने के लिए भी जेट स्ट्रीम जाना जाता है, लेकिन वो हम लोग मानसून वाले चैप्टर में कवर करेंगे। अभी देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेज, 4 स्टेज होते हैं जेट स्ट्रीम के, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। जो पहला स्टेज होता है जेट स्ट्रीम का, अगर उसको आप देखो तो पहला स्टेज में ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये इस तरह से चलता है। ऊपर में क्या होगा? ठंडा वाला होगा तो ठंडा को इस तरह से डार्क कर देते हैं, नीचे क्या होगा? गर्म होगा। तो जेट स्ट्रीम के ऊपर ठंडा, नीचे गर्म, इस तरह का फर्स्ट स्टेज में ये चलता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? ये पृथ्वी है, ये इस तरह से, अब ये इस तरह से चलने लगेगा। तो जो ठंडा वाला था, यहाँ जो गर्म वाला था वो यहाँ पे है, और ठंडा वाला भी यहाँ पे आ गया। तो आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि जेट स्ट्रीम अपने किस स्टेज में गर्म और ठंडा एक दूसरे के समानांतर आ गया? देखो समानांतर आ गया, पहले अलग अलग था, ऊपर नीचे था, अब इतना ज्यादा इसमें निकटता गई, इसका जो इस तरह का वेव था वो बहुत क्लोज आ गया, और ये क्या हो गया? अब समानांतर हो गया ठंडा और गर्म। ये सेकेंड स्टेज था। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये इतना ज्यादा इस तरह से हो जाएगा कि जो ठंडा वाला था वो यहां पहुंच गया, और जो गर्म वाला था वो यहां पहुंच गया। तो अब गर्म वाला ऊपर है, ठंडा वाला नीचे आ गया है। ये हमारा तीसरा स्टेज है किसका? जेट स्ट्रीम का। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, ये देखो, अब ये वाला जो वेव था वो खत्म, इस तरह से हो गया, ठंडा वाला नीचे और गर्म वाला ऊपर। अब ये किस तरह से जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर देखो यहाँ क्या रहता है? हमेशा लो बेल्ट रहता है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, बहुत गर्म रहता है, तो इतना गर्म में कोई जी पाएगा क्या? मर जाएगा। तो इस गर्मी को ऊपर लेके यहाँ ठंडा रहता है, यहाँ ठंडे कारण नहीं जी पाएंगे, तो इसे यहाँ तक पहुंचाना और वहां के ठंडा को यहाँ तक लाने का काम कौन करता है? जेट स्ट्रीम करता है। इसीलिए जीवन के लिए जेट स्ट्रीम का होना पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जेट स्ट्रीम के बारे में एक और सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मजबूत वाला जेट स्ट्रीम कहाँ होता है, सबसे ज्यादा स्पीड वाला जेट स्ट्रीम कहाँ होता है? तो देखो, एक तो व्यापारिक जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट स्ट्रीम, और यहाँ पर पूर्वा जेट स्ट्रीम। सेम चीज यहाँ पर भी व्यापारिक जेट स्ट्रीम,
पूर्वा जेट पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वा जेट स्ट्रीम। लेकिन इन सब जेट स्ट्रीम में जो सबसे ज्यादा स्पीड में रहता है वो रहता है पछुआ जेट स्ट्रीम, सर्वाधिक चाल, ये भी याद रखना है। ठीक है, आशा करते हैं जो कुछ बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।